नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद जी और उनकी कवि का अध्ययन करेंगे। मित्रों, घनानंद जी रीतिकाल के स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कवि थे। उन्होंने अपने हृदय की गहन अनुभूति का स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के, मुक्त होकर के अभिव्यक्त किया है। रीतिकाल की परंपरा से, रीतिकाल की पद्धति से अलग होकर के उन्मुक्त प्रेम का, प्रेम की पीर का गान किया है। इसलिए मित्रों, इन्हें रीतिमुक्त कवि माना जाता है। घनानंद जी का प्रेम दरबारी नृत्य की सुजान से था। सुजान के प्रति इनका मोह, इनका प्रेम प्रगाढ़ था, एकनिष्ठ था और इन्हें विश्वास भी था कि सुजान भी शायद उनसे इतना ही प्रेम करती है। परंतु मित्रों, उनकी ये आशा, उनका ये विश्वास, उनकी ये संभावना टूट गया जब सुजान ने इनके साथ विश्वासघात किया, इनके साथ बेअदबी की, इनके साथ धोखा किया। घनानंद जी सुजान के इस धोखे से, इस विश्वासघात से बड़े दुखी हुए। मन ही मन निराश और उदास हो गए। अंत में ये वृंदावन को चले जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और वहीं अपने जीवन लीला का अंत कर देते हैं। मित्रों, जो लौकिक प्रेम सुजान के प्रति था, वही निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत अलौकिक प्रेम में परिणित हो गया। तो आज हम घनानंद जी की कविता का अध्ययन करते हैं। घनानंद जी क्या लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। मित्रों, उन्होंने लिखा है, झलके अति सुंदर आनन, गोर छके दृक राजत कानन छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जात है हावे, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठे बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग हुटे दुति की, पैरिये मनो रूप अबे धर चवे। देखिए कितनी संगीतात्मकता है, कितनी लयात्मकता है, कितनी गति है इनकी कविता में, इनके छंद में। किस प्रकार घनानंद ने अपनी नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है, उनके कानों का, उनके नेत्रों का, उनके मुख का, उन्होंने जो मोतियों की माला पहन रखी है उसका कितना मनोहारी रूप चित्रण किया। नायिका की मूर्ति कितनी माधुर्यमय है, कितनी उसमें गतिशीलता है, कितनी तरलता है, मन को किस प्रकार लुभाती है, किस प्रकार आकर्षित करती है, वह रूप छवि किस प्रकार मन को प्रभावित करती है। ये घनानंद की कविता को पढ़ते ही हमारे मन में स्वतः ही समझ आ जाती है। तो मित्रों, इस छंद में घनानंद जी ने अपनी प्रियतमा सुजान के भाई सौंदर्य का वर्णन
किस प्रकार किया? झल के अति सुंदर आनंद गोर छके द्रग राजत कान से। झलकने का मतलब है दिखाई देना, प्रतिबिंबित होना। आनंद का तात्पर्य होता है मुख, गोर का तात्पर्य होता है गोरा रंग, गोर वर्ण। छके मस्त होना, मदमस्त होना। द्रग से तात्पर्य हो मित्रों नेत्र। कानन का मतलब होता है कान। हंसी बोलन में छवि फूलन, छवि से तात्पर्य सौंदर्य। उर से तात्पर्य होता है हृदय, हृदय। कपोल से तात्पर्य होता है गाल। जलजावली से तात्पर्य होता है मोती। द्वे का तात्पर्य होता है दो। तो उन्होंने कहा है कि नायिका का मुख अत्यंत गोरा रंग का है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति और विशेष तौर पर अगर किसी स्त्री का मुख और उसका शरीर गोरे रंग का होता है तो मन को अत्यंत आकर्षित करता है, प्रभावित करता है और वो सुंदर लगता है। ऐसा ही घनानंद जी ने अपनी प्रियतमा का मुख का वर्णन करते हुए कहा है। झलके अति सुंदर आनंद गोरे रंग का नायिका का मुख अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। छके दृग राजत कानन, और उस नायिका के जो नेत्र हैं वो विशाल है, लंबे हैं। ऐसे लगते हैं कि मानो वो कानों का स्पर्श कर रहे हैं, कानों तक छू रहे हैं। वो नेत्र भी बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हंस बोलन में छवि फूलन की। मित्रों घनानंद की प्रियतमा सुजान जब हंसती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा हो रही हो, फूलों का सौंदर्य प्रतीत हो रहा है। बरसा और ऊपर जात है हवे, और वो फूलों की वर्षा देखने वाले के सीने में जाकर हो रही है, क्योंकि उस नायिका का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर है कि देखने वाले का मन स्वतः ही आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस प्रकार की घनानंद जी की नायिका सौंदर्य की मूर्ति है। लटलोल कपोल करे कल कंठ बनी जल जावली दे, और उनकी उनके जो केश है वो खुले हुए हैं और गालों पर लहरा रहे हैं। बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कल लट लोल कपोल करे, ऐसा लग रहा है कि मानो वो जो बालों की लताएं हैं वो गालों पर क्या कर रही हैं, कलोल कर रही है। ऐसी लहराती हुई बड़े ही मनोमुग्धकारी प्रतीत हो रही है। कल कंठ बनी जल जावली दे, और उन्होंने 2 लरों की मोतियों की जो माला पहन रखी है वो गले में पहनी हुई बड़े ही सुंदर और सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग हुते, दूती का मतलब आभा, कांति, चमक। और नायिका का जो शरीर है, जैसा मुख है वैसा ही उसके शरीर के प्रत्येक अंग है। तो मित्रों ऐसी असीम सौंदर्य की मूर्ति के शरीर के अंग अंग से सौंदर्य छवि प्रतिबिंबित हो रही है, झलक रही है, चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मानो अभी धरती का स्पर्श करने वाला है। जो रूप है वो ऐसा लग रहा है कि वो सौंदर्य है अभी धरती पर चू पड़ने वाला है। तो देखो मित्रों किस प्रकार घनानंद जी ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का चित्रण किया है। साहित्य में विशेष तौर पर मित्रों कवियों ने नायिका के लंबे लंबे कानों तक छूते हुए नेत्रों को सुंदर बताया। ऐसा ही नेत्र घनानंद की नायिका के है। नायिका की रूप माधुरी, उसकी गतिशीलता, उसकी मधुरता, उसकी तरलता
का यहाँ गणानंद जी ने चित्रण किया है। अनुप्रासों में आप रूपक को ले लीजिए, उपमा को ले लीजिए, उत्प्रेक्षा को ले लीजिए, और यमक और विपक्षा, ये अलंकार इस छंद में गणानंद जी ने प्रयोग किए हैं। संगीतात्मकता, ध्वनात्मकता है, छंद में गति है, और श्रृंगार रस तो मित्रों इसमें है। श्रृंगार रस के साथ साथ माधुर्य गुण का समावेश किया गया है। मित्रों, अगले छंद में घनानंद जी लिखते हैं, एक विरहिणी नायिका की अवस्था का चित्रण करते हैं। घनानंद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भोरते सांझ लो कानन और निहारते बाउर नेकन हारती, सांझते भोर लो तारिन ताकि बो तारिन सोई के तारन तारती, जो कहूं भाऊ तो डीठी परे घनानंद आंसुन ओसर कारत, मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आंखिन के उर आरती। देखिए किस प्रकार घनानंद जी ने एक विरहिणी की विरही अवस्था का वर्णन किया है कि शाम से लेकर रात भर, रात से फिर सुबह से लेकर शाम तक लगातार प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करती है, लेकिन उनके प्रियतम आते नहीं है। जब कभी उन्हें दिखाई देते हैं तो वो अत्यंत हास्य, अत्यंत खुशी से इतनी प्रसन्न होती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस अवसर को भी वो आंसुओं के कारण गवा देती हैं। तो मित्रों, इसमें जो कुछ कठिन शब्द आते हैं मैं बता देता हूँ। भोर का मतलब होता है प्रातः काल, सांझ का मतलब होता है सायंकाल, कानन, कानन का मतलब होता है वन, निहारत, निहारत का मतलब होता है देखना, बावरी पगली, नेकू का मतलब होता है तनिक, हारती हारना, थकना, तारिन, तारिन ताकि वो तारिन, एक तो तारिन का मतलब होता है तारों को, एक तारिन होता है आंख की पुतली। तो मित्रों, इसमें यमक अलंकार हुआ है। एक तार का तात्पर्य होता है लगातार, तालती अठाना, भाव तो मन को भाने वाला, दीठी का तात्पर्य होता है दिखाई देना, ओशर, ओशर से तात्पर्य होता है अवसर, गारती गवा देना, उर का तात्पर्य होता है हाथ। तो इसमें यही बताया गया मित्रों कि भोरते सांझ लो कानन और निहारती, प्रातः काल से लेकर के शाम तक नायिका कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती है, या यूं कह सकते हैं कि नायिका नायक के आगमन की लगातार एक टक प्रतीक्षा करती रहती है। वो वन की ओर देखती है, बावरी नेक ने हारती, वो तनी की वो थकती नहीं है, अपनी आंखों को इधर उधर नहीं करती है। एक निष्ठ भाव से उसका प्रेम अपने प्रियतम के प्रति है, इसीलिए वो इनकी प्रतीक्षा करती रहती है, और इधर ही देखती है जिधर से उनका आगमन अक्सर होता है। सांझते भोर लो तारन ताके बो तारन सोई के तारन तारती, सांझ से लेकर के सायंकाल से लेकर के सुबह तक लगातार अपनी आंखों से तारों को देखती रहती, रात भर मित्रों अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, तारों में प्रियतम का रूप देखती है कि प्रियतम का आगमन होगा, और एक पल के लिए भी अपनी आंखों को नहीं हटाती है। कितनी उद्विग्नता के साथ, कितनी व्याकुलता के साथ, कितनी एकनिष्ठता के साथ अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। घनानंद जी की प्रियतमा की विरह में अपने प्रियतम के प्रति अपने प्रेम की एक निष्ठा को दर्शाया है, और घनानंद जी ने यह दर्शाया है कि रात दिन प्रिय के आगमन में प्रतीक्षारत रह करके सिर्फ अपने मन में
उसी का भाव, उसी का अनुराग और उसी का प्रेम समाये रख रखा है और उसी में हमेशा आतुर रहती है। जो कहूं भाव तो डीठ परे, घनानंद आंसुन ओसर गालती। घनानंद जी कहते हैं, जब कभी अगर कभी प्रियतम आते हुए दिखाई देते हैं तो उनके आगमन की खुशी में प्रतीक्षारत नायिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मित्रों, जब हमें हमारे मनवांछित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से मिलन होता है या प्राप्ति होती है तो हमें अत्यंत हर्ष होता है, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है, हमें अत्यंत खुशी होती है और उस खुशी के कारण हमारी आंखों से आंसू झलक आते हैं। ऐसी ही स्थिति प्रियतम के दिखाई देने पर प्रतीक्षारत नायिका की होती है। उनकी आंखों में आंसू का आगमन हो जाता है और आंसू आ जाने के कारण वो प्रियतम को देख नहीं पाती है और आए हुए अवसर को भी वो गवा देती है। कितनी देखो मनोहारी, कितनी विचित्र अवस्था हो जाती है, जिसकी प्रतीक्षा में दिन रात गुजार रही थी और जब वो आते हैं तो उनको भी वो देख नहीं पाती है। ऐसी कला, ऐसी मनोस्थिति का चित्रण करना घनानंद के ही बूते की बात है मित्रों, और उन्होंने ये कर भी दिखाया है। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे, आंखिन के ओर गारती। मोहन से उनके सम्मुख होकर उन्हें देखने की, उनसे मिलने की जो आशा मन में लगी हुई थी वो भी आंखिन के ओर आरती। नायिका की जो प्रबल लालसा थी उसकी आंखें उस ओर लगातार लगी रहती है तथा हृदय में देखने की लालसा हमेशा बनी रहती है। भाव ये है कि लगातार अश्रुपात होने से उनकी दृष्टि, किनकी दृष्टि, नायिका की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और वो प्रियतम को नहीं देख पाती है। कवि घनानंद जी कहते हैं कि उस विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि वो लगातार प्रतीक्षा करती रहती है और जब प्रियतम का आगमन होता है तो वो देख नहीं पाती है। वे प्रियतम कृष्ण को सन्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती हैं, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती हैं तथा हृदय में देखने की लालसा हमेशा सदैव बनी रहती है। आंसुन ओसरी गारती का तात्पर्य ये लिया जा सकता है कि नायिका के आंसू क्या निकले, वो जो मिलने का अवसर था उसको भी गवा देती है। सभंग पद और अभंग पद दोनों ही यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, काव्यलिंग है, इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है। अगर हम छंद की बात करें, छंद की चर्चा करें तो सवैया छंद मित्रों, तो हमने आज देखा कि घनानंद जी ने कितनी ही मधुरता, कितनी ही प्रभावशाली और कितनी ही आकर्षण से युक्त शब्दावली और लय, संगीतात्मकता और गति के साथ अपने प्रेम का और विरहिणी नायिका की विरही अवस्था, उनकी प्रतीक्षारत अवस्था का किस प्रकार वर्णन किया है। बड़ा ही मनोहर, मुग्ध और आकर्षक बन पड़ा है मित्रों।